कल्पना जब 3 साढ़े 3 साल की थी तो उसने जहाज को उड़ते हुए अपनी छत पर देखा। तो शाम को मैं घर आता था तो मेरे पास वो आई तो कहती, पापा ये जहाज कैसे उड़ते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर कहती है, पापा क्या हम जहाज देख सकते हैं? मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं उम्मीद कि मैं ना देख सकूँ। तो मैंने कोशिश की, मेरी वर्थ बिल्कुल ज़ीरो थी उन दिनों। मैंने कोशिश की, मुझे वो फैसिलिटी मिल गई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरे 3 साल का एक बच्चा है, वो चाहता है जहाज देखना, क्या आप दिखाओगे? उनको कहा, कहते ज़रूर दिखाएंगे। वो भी कोई बहुत ही अच्छे कैप्टन थे। तो मैंने उनसे टाइम लिया और कल्पना को ले गया। कल्पना को ले जाने के साथ साथ उसका भाई एक स्टेप उससे बड़ा था, वो 5 साल का था। दोनों को मैंने साइकिल पे बिठाया, एक को पीछे एक को आगे, तो ले गया। तो वहाँ वो कल्पना दफ्तर में जाने की बजाय उसको सामने नज़र आ रहा है कि वो यार्ड है, वो जहाज पर खड़ा हुआ है। तो वो दफ्तर के अंदर नहीं गई। मैं तो दफ्तर के अंदर गया उनके कैप्टन के साथ कहने के लिए, तो वो सीधी वहाँ पहुँच गई और वहाँ जाके वो जहाज़ के गिर्द गिर्द चक्कर काट रही है। हम जब पहुँचे तो उसने जाते ही सवाल शुरू कर दिए कल्पना ने। क्या सवाल किए? अंकल ये उड़ता कैसे है? एक सवाल छोड़ा, दूसरा, ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? 8-10 सवाल उसने, और वो बड़े खुश होकर सुन रहे हैं और उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो जब सारे सवाल सुन लिए तो कहते हैं, बेटे आओ, आपके सारे जवाब अभी देते हैं। तो उन्होंने हमें जहाज़ में बिठाया और जहाज़ को चला के दिखाया, उड़ा के दिखाया। आपको फैसिलिटी मिल सकती है? करनाल में हमने वो जहाज़ को, उन्होंने वो जहाज़ को उड़ाया और उसी छत पर से, यही तुम्हारा घर है ना? हाँ जी। तो दिखाया। तो जब हम, मेरा ख्याल कोई 15 मिनट का था बेटा, 15 मिनट के बाद वापस लैंड कर गए। तो अब कल्पना का जो पाँव था ना, वो पहले की तरह थोड़ा थोड़ा उछल रहा था। तो घर गए तो वो उसके सवाल ही सवाल थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके कुछ दिनों बाद उसको स्कूल में हमने दाखिल करवाना था, तो ले गए स्कूल में। स्कूल वाले कहते हैं, जब वो पढ़ना शुरू कर गई, दाखिल हो गई, कि उसके पास जब जाओ, या तो वो कॉपी पर इस तरह की लकीरें मार रही है, जहाज को बनाने की कोशिश कर रही है, या पेपर फाड़ फाड़ के उनके जहाज टेढ़े मेढ़े करके पेपर को बना के ऐसे उड़ा रही है। तो उसको ऐसा वो शौक हुआ कि वो जहाज ही बनाती रही है। तो यहाँ से उसने प्री इंजीनियरिंग की करनाल में। उन दिनों +2 नहीं हुआ करती थी, प्री इंजीनियरिंग होती थी। हाँ जी, वही प्री इंजीनियरिंग है। तो 1 साल वो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ी है, 1 साल वो DAV कॉलेज में पढ़ी है। और उसके बाद उसका जो शौक था वो यहाँ पढ़ाई नहीं थी, और उसने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। 2 प्रोफेसर उसकी इंटरव्यू ले रहे हैं। ये वीडियो है उन प्रोफेसर का, आप में अगर शौक है तो उस वीडियो को नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर। और वो उसको देखने के लिए आप लिखिए डॉक्टर के गर्ग कल्पना चावला, सिर्फ इतना लिखिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, डॉक्टर के गर्ग वाला, जो उन्होंने ये बना के तो इसमें यूट्यूब पे डाला है। वो कहते हैं हम 2 प्रोफेसर 1 घंटा उसको कन्विंस करते रहे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको नौकरी कोई नहीं मिलनी, क्योंकि यहाँ इसका कोई स्कोप नहीं है।
और आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। तो कहते हैं वो 1 घंटा हमें कहती रही, सर मुझे तो सिर्फ ये पढ़ाइए, प्लीज़ ये पढ़ाइए, और वो मुझसे करती नहीं। कहता है हमारे पास कोई और चारा नहीं जब बना, तो सिर्फ अकेली लड़की इस सब्जेक्ट को पढ़ती रही, अकेली। उनके पास पढ़ाने की फैसिलिटी थी, लेकिन इसी तरह वो कन्विंस करके स्टूडेंट को दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते। और ये सिर्फ इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उनको उसने मजबूर किया। ये डॉक्टर के घर कह रहे हैं, और उसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा। पढ़ने के बाद अब देखिए, इसी सब्जेक्ट को और पढ़ना है तो यहाँ कोई नहीं है इंडिया में। तो उसने वहाँ से ही अप्लाई किया, उनको 2 को रिक्वेस्ट भेजी यूनिवर्सिटियों को, तो दोनों यूनिवर्सिटियों ने उसको एडमिशन ग्रांट कर दिया। और वो एडमिशन ग्रांट करवा के जब उधर से पास होके, तो मैं तो ये सोचता था कि वो अब पढ़ गई है, इंजीनियरिंग कर लिया उसने, तो उसकी शादी करेंगे। तो करनाल आ गई अपने घर में माँ बाप के पास। तो उसको आए हुए करीब 2 महीने हो गए थे, और मैं इतना बिजी था कि मैं घर में सिर्फ रात को पहुंचता था 10 बजे और सवेरे 7 बजे निकल आता था। और उन 2 महीनों में वो मुझे मिलती तो थी कभी कभी, और 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट मैं ही नहीं उसको टाइम दे पाया। तो 2 महीने जब गुजर जा रहे थे, तो मैं एक दिन अमेरिका जाने की सोच रहा था, मेरा बिजनेस था। तो मैं जब चलने लगा, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट कर ली, तो दौड़ती हुई आई, पापा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटे मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस कब आओगे? मैंने कहा 1 महीने में आऊँगा। तो बड़ी खुश होकर बोली ठीक है पापा आप जाओ। लेकिन जो उसकी मन की बात थी वो मेरे साथ आज भी नहीं हुई। तो महीना जो टाइम था वो उसको ऐसे लगता था कि मेरा टाइम अभी है, महीने में ये आ जाएंगे। मेरी एडमिशन उसकी थी 31 अगस्त को, और वो महीना ख़त्म होता था कोई 20 अगस्त को। तो मैं बजाय 20 अगस्त के आने के वापस मैं आया 27 अगस्त को रात को 10 बजे करनाल अपने घर। तो आते ही मुझे वो कल्पना नज़र नहीं आई घर में। तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि कल्पना कहाँ है? वो माँ का भी पारा हाई था, कहती अब आ गए, अब कल्पना याद आ गई। तो वो सारे ही गुस्से थे। तो मैंने कहा कि मैं तो वक्त से जाना था, मेरा ये काम रह गया था, उसको करने के लिए मैं और 2-4 दिन फालतू रह के आई। तो मैंने कहा कहाँ गई है? कहती है चंडीगढ़ गई है। मैंने कहा चंडीगढ़ क्या करना है उसने? जाओगे तो पता लगेगा। तो मैं बड़ा रात को सोया, लेकिन बड़ा अपसेट रहा। सुबह मैं सवेरे ही 7 बजे चंडीगढ़ चला गया। तो जहाँ वो रहती थी, ये इतना लंबा काम है बेटे, मैं आपको सुनाता रहूँगा तो सारी उम्र सुनते। जहाँ वो रहती थी उस घर में गया, उनसे पूछा कल्पना कहाँ है जी? वो कहते हैं वो कॉलेज में गई है। तो मैं सोच रहा हूँ ये कॉलेज में उसका क्या काम है। और फिर कॉलेज चला गया। कॉलेज गया तो प्रिंसिपल साहब के पास पहुँच गया। प्रिंसिपल साहब अपनी सीट पर थे, मैं इस गेट में खड़ा था। तो मैंने उनसे नमस्कार किया और पूछा साहब मैं कल्पना का फादर हूँ और कल्पना से मिलना चाहता हूँ। उनके साथ एक उनके दोस्त बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे आपस में। वो अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हैं, देखो ये कौन खड़ा है? ये है मिस्टर चावला। इनके पास एक पैसा है और कुछ नहीं, बच्चे के लिए टाइम नहीं। तो मेरे पसीने छूट गए ये बात सुन के कि ये इतना टाउट क्यों किया है। तो मैंने उनको कहा साहब मुझे कल्पना से मिला दो।
कहते आओ जी बैठो, आओ बैठो। मैंने कहा जी बैठा तो आपने बहुत लिया, मुझे कल्पना से मिला। तो वो मेरे साथ चल पड़े, तो गए उस क्लासरूम में। तो कल्पना वहाँ पढ़ा रही थी। कल्पना का जब वो टाइम निकल गया ना, जो मैं कह गया था कि मैं फ्रांसिस को आ जाऊँगा, तो अपनी माँ के साथ उसकी झगड़े शुरू हो गए। और पापा के पास तो टाइम तो नहीं है, मेरा तो उन्होंने जो कुछ करना था कर दिया, मैं तो अब चली। तो वो गई अपने कॉलेज में, और वहाँ उसको प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, एसोसिएट प्रोफेसर। और वो जाके तो वहाँ कॉलेज में पढ़ा रही है। तो वो प्रिंसिपल साहब उठे, मुझे साथ लेके तो क्लासरूम में ले गए। तो क्लासरूम में हम गेट में खड़े हुए हैं, तो कल्पना का जो बोर्ड था उस पर वो लगी हुई थी चाक के साथ, तो स्टूडेंट बैठे हुए थे। बोर्ड ये है, हम वहाँ खड़े हुए हैं, तो उसने कल्पना तो नहीं देखा, वो अपने ध्यान से स्टूडेंट को समझा रहे थे। उसको मेरा ख्याल है 20 दिन हो गए थे अपनी नौकरी करते। तो वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं इनका ना सिर्फ टाइम थोड़ा जब बाकी रहता है, ये कर लेने दीजिए, इनको डिस्टर्ब ना करिए, और दोबारा आ जाते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम है बाकी इनका। मैंने कहा ठीक है जी। तो हम बाहर खड़े हो गए बिल्कुल इसी तरह। तो 2-4-5 मिनट में जब उसने अपना वो चाक रखा नीचे और घूमी बाहर जाने के लिए, तो सामने मैं खड़ा था, प्रिंसिपल साहब भी खड़े थे मेरे साथ। वहाँ से दौड़ी, दौड़ते हुए आके मुझे चिपकी और रोई, और सिसकियाँ ले लेके कहती है पापा आपने मेरा कैरियर खराब कर दिया। मेरी समझ में ना आई ये क्या कह रही है। मैंने कहा बेटे मुझे बताओ तो सही, कैरियर मैंने कैसे खराब कर दिया आपका। पापा आपके पास तो टाइम ही नहीं है, 2 महीने में करनाल रही हूँ, कभी आपने 5 मिनट से ज़्यादा मेरे साथ बात ही नहीं की। तो आज पता नहीं कैसे आपको इतना टाइम मिल गया कि चंडीगढ़ आके पूछ रहे हो। मेरा कैरियर आपने खराब कर दिया और सिसकियाँ ले लिया। 1-आधा मिनट इस तरह सिसकियाँ लेती रही, और मैं उसकी मिन्नतें करता रहा कि मुझे बताओ तो सही कि मैंने क्या गलती की है। फिर वही बात करके अपना वो सिसकियाँ लेती जा रही है। मैंने कहा बेटे मुझे बताओगे तो तब मुझे पता चलेगा अपनी गलती नहीं का। तो मुझे उसने छोड़ दिया। अच्छा, प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में वापस चले गए, मुझे भी ले जा रहे थे। मैंने कहा ना, मैं तो यहाँ नहीं खड़ा हूँगा। तो वो गई, तो अगले ही सेकंडों में वो वापस आ गई। मैं खड़ा हुआ और एक वो ऐसी छोटी सी फोल्डर फाइल लिया, ला के उसने मेरे हाथ में दी। मैंने उसको खोला, मुंह से नहीं बोल रही है, खोला और उसको पढ़ा जब लेटर दोनों को, तो वही लेटर थे जो उनकी एडमिशन ग्रांट थे, और उसकी लास्ट डेट थी 31 अगस्त, और मैं वहाँ था 28 अगस्त 27 अगस्त। ये टाइम होना चाहिए कोई 11 बजे। जब मैंने दोनों चिट्ठियाँ पढ़ ली, चिट्ठियों में एक में तो यूनिवर्सिटी ने ये लिखा था कि ये सब्जेक्ट हम बाहर के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते, लेकिन आपके कैरियर को देखते हुए हमें मजबूर हुआ है आपको पढ़ाना, तो आप आएँ। तो उसको एडमिशन जो दी। जब मैंने ये दोनों चिट्ठियाँ पढ़ ली तो मेरी आंखों में धारा। उसने जब देखा कि मेरे बाप को तो पता ही नहीं इसका क्या गुनाह है, तो पता होता तो शायद कुछ करता। तो कहती पापा छोड़ो, आप जो होना था हो गया। अब उसका जो वो पा रहा था ना पहले वाला, मेरा कैरियर थोड़ा सा कुछ कम हुआ। तो कहती है अब छोड़ो आप, अब मैं ना अगले साल जाऊंगी, और मेरी यहाँ नौकरी लग गई है, अपने पैसे से जाऊंगी, आपसे पैसा भी नहीं लूँगी। और फिर वही रोना शुरू कर दिया। मेरा कैरियर आपने खराब करना था, वो कर दिया। और जब 1-आधा सेकंड और इसने इस तरह किया, तो मैंने देखा लास्ट 31 है और आज तो 28 या 27 है, तो अभी तो 3-4 दिन है। तो मैं कहा कौन सा कोई खुदा है। मैंने एक ही सेकंड में उसको कहा बेटे तू अगले साल क्यों जाएगी, तू अब क्यों नहीं जाती।
कहती है ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना मेरे पास वीज़ा है, ना मेरे पास फलानी फैसिलिटी है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तो अब इस बात को भूल जाइए, अब अगले साल ही मैं जाऊँगी। तो उसका ये फिक्रा सुन के मैंने उसको कहा अब मैं ना मेंटली प्रिपेयर हूँ। मैंने कहा बेटे बाकी सारे काम मेरे जिम्मे, मेंटली प्रिपेयर होना तुम्हारे जिम्मे, बोलो हो सकते हो। उसने भी 1 सेकंड में जवाब दिया हाँ पापा, मैं अपने आप को तैयार करती हूँ। और मैंने उसी वक्त उसका पासपोर्ट बनवा दिया, उसी वक्त 1 घंटे में। सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब के पास गया, कल्पना को लेके ऐसे पकड़ा हुआ था। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब जो आपकी कोई वो है, आपकी कोई पैसे लेने देने की चीज़ वो बताइए और इसको रिलीव कर दीजिए। कहता मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप रेजिग्नेशन लिखो। मैंने कहा कागज़ दो, उनसे ही कागज़ लिया, उनकी टेबल पे बैठ के रेजिग्नेशन कल्पना ने लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते जब साइन करने के पास पहुंची तो कलम रोक ली और मेरी तरफ देख के कहती पापा मुझे करनाल तो नहीं ले जाओगे, मेरी नौकरी तो नहीं छुड़वा लोगे। मैंने कहा नहीं बेटे नहीं, मैं तुझे कल अमेरिका छोड़ के। तो वहाँ से हमने उनसे उनकी लीविंग ऑर्डर ले ली। तो गया मैं, जाके पासपोर्ट भी बनवा लिया। वो लंबी बात है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे 1 घंटे में पासपोर्ट मिल गया था। और उसी वक्त उसको लेके मैं करनाल आ गया। तो शाम को 4 बजे के आसपास मैं करनाल पहुंच गया था। करनाल जब घर में पहुंचे, उसकी माँ भी इंतज़ार कर रही थी, आज उसका बाप चंडीगढ़ गया हुआ है, कोई गोली खिलेगा। तो वो जब कार हमारी पोस्ट में पहुंची तो मैं दरवाज़ा अभी खोल रहा था तो कहती हाँ कल्पना आ गई, उसने गाड़ी में देखा। मैंने कहा कल्पना आई नहीं, कल्पना तो गई। ये कहाँ गई? मैंने कहा कल इसको मैं अमेरिका छोड़ने जाऊँ। तो उधर से उसका कल्पना का भाई 1 स्टेप उससे बड़ा है, 2 साल बड़ा है, पढ़ा लिखा है, वो भी अंदर से आ गया, पापा आप रात को तो आए हो अमेरिका से, तो आप कल ना जाओ, मैं छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसको पूछा मैंने तेरे पास वीज़ा वूज़ा है? कहता सारा कुछ है। तो मैंने कहा वीज़ा तो इसका तो लेना है, कल जाके वीज़ा लो दिल्ली और टिकट बुक कराओ। कुछ करेंसी लेनी होती थी उन दिनों, आजकल तो अपने पैसे से जाते हैं, उन दिनों गवर्नमेंट सेक्शन करती थी पैसा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, आप चले जाओ दिल्ली, टिकट भी आज की होनी चाहिए, आज रात की, ओके, वीज़ा भी अभी मिलना चाहिए आज दिन में, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। नहीं कहता पापा मैं ले लूँगा। वो दोनों जने गए सवेरे और टिकट भी ले ली, करेंसी भी ले ली, और शाम को 5 बजे वो पूरे करनाल में वापस आ गए। गालबन उस दिन 28 तारीख थी। तो आपको पता है अमेरिका हमारे से 12 घंटे पीछे है। तो हम शाम को उनकी पैकिंग बना के गाड़ी में उसकी माँ को भी साथ लिया, तो चारों जने छोड़ने के लिए चले गए। तो वहाँ जाके उनको सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा के जहाज़ में बैठा दिया। तो हम देख रहे हैं कि जहाज़ अब जाने वाला है 2 बजे रात को। तो देखा पटरी पर जहाज़ चल के, तो वहाँ तक जाके खड़ा हो गया। तो वो क्या करते हैं, पटरी पे ये ट्रेडिशन है, पटरी पर ले जाके खड़ा करते हैं इसलिए कि देखते हैं जहाज़ को कि उसमें कहीं कोई नुक्स तो नहीं है। तो सारे वो गैजेट वगैरह, इंजन वगैरह चला के देखते हैं। वो 5 मिनट का उनका होता है फंक्शन सा, वो उन्होंने पूरा किया। तो हम खड़े हुए हैं, तो पूरा करने के बाद वो जहाज़ वहाँ ही खड़ा रहा, चला ही नहीं। सवेरे 4 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि जहाज़ खराब हो गया, जहाज़ नहीं जा सकता। और उन्होंने सारे पैसेंजर निकाल के तो एक होटल में शिफ्ट कर दिया। 4:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि जहाज़ नहीं गया और सारे पैसेंजर फलाने होटल में ले गए हैं। मैं वहाँ से फिर उस होटल में पहुँचा, जाके देखा उस वक्त मेरे ख्याल 7 बजे हुए थे दिन के। जाके देखा दोनों भाई बहन अपने कमरे में बैठे हुए हैं, होटल के कमरे में।
तो वो देखती कल्पना मुझे कहती है, पापा आप क्या कर लोगे? मैंने कहा बेटे तेरी एडमिशन खुदा भी नहीं रोक सकता, तू मुझे अपने डॉक्यूमेंट दे। उससे मैंने डॉक्यूमेंट लिए, समझा उनको, और डॉक्यूमेंट लेके मेरा हेड ऑफिस दिल्ली था, मैं अपने हेड ऑफिस आ गया। वो चपरासी अभी सोया हुआ था, उसको जगाया, अपना टेलीफोन सीधा किया। उन दिनों मोबाइल की फैसिलिटी कोई नहीं थी, दूसरे लैंडलाइन टेलीफोन थे और कॉल बुक होती थी, लाइट नहीं, और वो कॉल सिर्फ 3 मिनट के लिए होती थी, वो ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट करते थे, 3 मिनट के बाद कॉल ख़त्म। मैंने आके वो लाइटनिंग कॉल बुक करवा के, एक मेरे फ्रेंड थे शिकागो में, उनसे बात की और उनको समझाना शुरू किया कि ऐसे मेरे बच्चे दोनों जा रहे हैं उसकी एडमिशन के लिए, और ये उनके हैं, और कॉल उन्होंने काट दी, और आधी बात हुई आधी नहीं हुई, और अगली कॉल वो भी ट्रेडिशन था कि 3 घंटे के बाद बुक होती है, तो वो कॉल बुक नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने बड़ा जोर लगा के उसको कॉल बुक करवा के तो उसी बात को चालू कर लिया और उनको पूरी समझा दी। जब उन्होंने समझ लिया तो कहते हैं भाई साहब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सुबह, वहाँ रात थी ना उस वक्त, सुबह जैसे ही दिन निकलता है पहली फ़्लाइट उस यूनिवर्सिटी की तरफ जो भी जाने वाली है उसमें मैं जाऊंगा और मैं जाके एडमिशन करवाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, उनको आने दो, कल आ जाए परसों आ जाए, आज तो अभी पुरानी तारीख है, वो 12 घंटे पीछे था ना, और हौसला दिया। तो मैंने शुक्र किया और दौड़ता हुआ उनको बच्चों को बताने के लिए उस होटल में पहुंचा। फिर मुझे 2 घंटे लग गए। तो वहाँ पहुंचा तो पता चला कि सारे पैसेंजर जो हैं वो ले गए हैं, उनका जहाज़ जो था उन्होंने अरेंज कर लिया है और वो ले गए हैं यहाँ से। फिर आया एयरपोर्ट में और मेरे सामने मैंने देखा कि वो जहाज़ पूरा है, हो गया है। बच्चे तो मुझे मिले नहीं, तो वो अपने पहुंच गए उस पॉइंट पे जहां उन्होंने जाना था। वहां जाके उन्होंने बाहर निकल के जहाज़ से तो अपना लगेज क्लेम किया, लगेज लेके तो फिर बाहर निकलने के लिए उन्होंने टैक्सी को देखने के लिए बाहर खड़े हो गए ऐसे प्लेटफार्म के ऊपर। तो देखते कि 2 लड़के खड़े हुए हैं, एक के हाथ में एक स्टिकर है, दूसरे के हाथ में दूसरा, और दोनों के नाम लिखे हुए हैं, एक का कल्पना चावला और एक था संजीव चावला। और उस वक्त कल्पना देख के अपने भाई को कहती है मेरे पापा का ना यहाँ भी जादू चलता है। अच्छा वो क्या किया कि वो 2 जो लड़के थे वो उस यूनिवर्सिटी के थे, स्टूडेंट थे, और वो जो मेरे दोस्त थे 400 मील दूर गए थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने वो उनकी एडमिशन करवा के फाइल बनवा के तो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की कि ये स्टूडेंट आपको पता ही है बाहर से आ रही है, तो उसको वहाँ से पिक करने के लिए कोई आप अपनी तरफ से कोई बंदे नहीं। तो उसने प्रिंसिपल ने ये अरेंज किया, उनको बच्चों को भेजा हुआ था, तो वो उनको लेके वहाँ पहुँच गए। ऐसे तो वो गई थी, कितनी मुश्किल में गई थी आप ये अंदाज़ा लगा लो। और फिर उसने मुड़ के नहीं देखा कि करनाल किधर है कि कहाँ किधर है। और एक काम उसने जो किया वो ये किया कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेक्चर होते थे दूसरी कंट्री में, दूसरी यूनिवर्सिटियों में, अब आके पता लगता है कि कहाँ कहाँ उसने लेक्चर दिए और उनका असर जो था स्टूडेंट्स पर क्या हुआ है। एक किस्सा मैं 2 किस्से स्टूडेंट के सुना देता हूँ। एक अभी 5-4 साल पहले एक टेलीफोन मुझे आया लागोस से, मैं उन दिनों करनाल था, 5 साल पहले की बात है। तो एक लड़का बोल रहा है सब मैंने आपसे मिलना है। मैंने उसको कहा कहाँ से बोल रहा है तू? कहता है जी मैं लोगों से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मुझे किस लिए मिलना है? कहता है मुझे आपसे एक बड़ा ही ज़रूरी काम है।
मैंने कहा तू टेलीफोन पे बात कर ले, तो काम तेरा मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, तू इतने पैसे अपने क्यों वेस्ट करता है, तो टेलीफोन पे गुजारा करा ले। कहता नहीं जी नहीं, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं तो आपको मिलना है। मैंने कहा अच्छा फिर आ जाओ। वो 2-3 दिन के बाद मुझे फिर टेलीफोन आया कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर चुका हूँ, करनाल आने के लिए मैं कैसे आऊँ। मैंने उसको समझाया कि टैक्सी मिल जाएगी, तो उसको बता देना करनाल जाना है, इधर है उसकी लोकेशन, वो टैक्सी वाले जानते हैं, वो ले आए। तो वो मेरे पास आ गया, शाम को 4 बजे पहुँचा जहाँ मैं रहता हूँ करनाल। तो मैंने देखा उन दिनों सर्दी के दिन थे, उस बेचारे के पास वो जैकेट नहीं थी पहनी हुई, ठिठुर रहा था। मैंने देखा उसको तो बुला के अंदर, उसको पहले चाय पिलाई, फिर वो ठिठुर रहा था तो मैंने अपनी जैकेट खोल के उसको पहनाई। उसको पूछा तू कहाँ से आया, उसने जो कुछ बताया वो ये था कि मैं कल्पना का बड़ा एहसानमंद हूँ। तुझे कहाँ कल्पना मिल गई? कहते कल्पना हमारी यूनिवर्सिटी में उसका लेक्चर था, तो यहाँ आई थी नाइजीरिया। जब उसका मैंने लेक्चर सुना यूनिवर्सिटी में, मैं स्टूडेंट था, तो उसने जो कुछ कहा वो ऐसा था कि मेरे से हो ही नहीं सकता। कहते लेक्चर सुनता रहा और लेक्चर ख़त्म हो गया और मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ। कहता कुछ ही कदम गया तो मुझे ये ध्यान आया कि इसका हल तो कल्पना से ही पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। तो कहता है मैंने अपने वहाँ यूनिवर्सिटी में टेलीफोन किया कि पता करना कल्पना यहाँ ही है कि निकल गई है वापस। कि नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ ही बैठी हुई है, अभी जहाज उसका 2 घंटे के बाद जाने वाला है। तो उसने रिक्वेस्ट की मेरी कल्पना से बात हो सकती है तो करवा दो। तो जब उसको कहा भी ऐसे एक स्टूडेंट आपसे बात करना चाहता है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे 2 टेलीफोन। तो उसने कल्पना से बात की। तो कल्पना वो कहता है जी मुझे आप कुछ टाइम दे सकते हैं क्या, कितनी दूर है? तो उसने कहा मैं तो बिल्कुल नज़दीक ही हूँ, तो आ जा। वो वापस आ गया। वापस आके उस कल्पना को मिल के तो उसने कहा कि जो कुछ आपने कहा वो तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो क्या दिक्कत है आपको? कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मैं पढ़ाई कैसे करूँ। वो उसको कहती है कि इस सब्जेक्ट को इस तरह पढ़ना, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, मैं नहीं पढ़ सकता। तो उसने 1 सेकंड में सेटिस्फाइड कर दिया। Now it's not your problem, it's now my problems. You give me your address and name and everything. उसने उससे एड्रेस ले लिया और हर महीने उस यूनिवर्सिटी को उसका चेक जाता था। वो लड़का पढ़ता रहा और कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। वो जो आया हुआ था मेरे पास मिलने के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया और उसकी बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, बड़े मोटे पैसे मिलने शुरू हो गए। अब वो सोचने लगा कि कल्पना का एहसान कैसे उतारे, कल्पना तो दुनिया में नहीं है। फिर उसने मेरा एड्रेस ढूंढना शुरू किया और उसको मिल गया, मेरे साथ बात की और मेरे पास करनाल आ गया। और ये कथा उसने करनाल आके मुझे सारी उसकी बताई कि कल्पना ने मुझे पढ़ाया है, उसकी वजह से मैं आज इंजीनियर हूँ और उसकी वजह से मुझे ये सुविधा मिली है कि मैं आप तक पहुँचा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो वहाँ का था ना लेगोस का। इसी तरह एक हवाई एक स्टेट है अमेरिका की, न्यूयॉर्क से 14 घंटे की फ़्लाइट है, 12 घंटे। वहाँ से लड़की एक आई थी, वो उस दिन आई थी जिस दिन कल्पना जा चुकी थी, तो मुझे मिलने के लिए रो रही थी, दाड़े मार मार। तो उसको मैंने पूछा तू क्यों रो रही है? तो बिल्कुल ऐसी स्टोरी उसने बताई कि कल्पना हमारी यूनिवर्सिटी में आई थी, कल्पना ने मुझे पढ़ाया है, मैं आज मेयर हूँ हवाई स्टेट में फलाने सिटी की, और मुझे पता चला तो मैं रह नहीं सकी। जिस पॉइंट पे वो मुझे मिली, हमें तो नासा वाले लेके गए थे अपने छोटे जहाज़ में, 7 घंटे की एक जहाज़ चलाने की
4 घंटे की बस चलाने की पहाड़ में, और 4 घंटे पैदल चलना। वो कल्पना आप अपनी विल करके गई हुई थी, अगर मैं वापस ना आई तो मेरी राख जो है ये जैन पहाड़ जो वहाँ है अपना कैलिफोर्निया में, उस पर बखेर देना। अगर जैन पर नहीं बखेरना चाहते तो मेरे पेरेंट्स को दे देना, वो इसको इंडिया ले जाएं और हिमालय पहाड़ पर जाके बखेर दें। ये अपनी विल करके गई है। और कल्पना नहीं आई। कल्पना की उन्होंने वो पार्ट्स छोटे छोटे को दांत ढूंढा, वो फलाना ढूंढा। 4000 मील में ये बिखरे हुए थे उनके पास। 1 महीना लगा उनको ढूंढते ढूंढते। तो जैसे ही उनको मिल गया सब कुछ, तो उन्होंने फिर उसको जलाना था हमारी रीति के रिवाज के मुताबिक, तो जला दिया। जलाने के बाद वो एक छोटा सा बक्से में उसके वो जैसे फूल लेके हम जाते हैं, तो वो हमारे घर में पहुंच गए नासा वाले। तो कहते साहब ये लीजिए कल्पना की वो जो लास्ट राख है, और ये उसकी विल है, और उसने लिखा हुआ है विल में कि मेरी राख को जैन पहाड़ पर बखेरना, अगर नहीं बखेरते तो मेरे पेरेंट्स को दे देना कि वहाँ हिमालय में जाके फिर बखेर देंगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि बताओ जी आपने क्या करना है। मैंने कहा जी हमारा तो कोई काम नहीं है, हम ये बक्सा लेके कल जा रहे हैं करनाल, कल चले जाएंगे। तो कहते कहाँ बखेरोगे आप। मैंने कहा जी हम कहाँ बखेर सकते हैं, वहाँ तो जो जैन पहाड़ उसने कहा हुआ है, पता नहीं कहाँ है। कहता जी हमें पता है कहाँ है। तो मैंने कहा जी मैं कल आपको बताऊंगा। मैं आके फैमिलीज़ को इकट्ठा किया। छोटे से छोटा बच्चा मेरा ग्रैंडसन था, सिर्फ 4 साल का, उसको भी उस मीटिंग में बुलाया। तो सबको बताया भाई इस तरह कल्पना की विल है, तो आप बताओ। वो कहती है या तो उसको जैन पहाड़ पर बखेरो और या इसको इंडिया ले जाओ। तो हम अगर इसको इंडिया ले जाते हैं तो रोते जाएंगे, और वहाँ जाएंगे तो 4-5 रिश्तेदार होंगे, 2-4 दोस्त होंगे, 8 बंदे होंगे। तो वहाँ रोते रोते जाके बखेरेंगे। तो ये कहते हैं कि जैन पहाड़ पर बखेरो, तो हम आपको ले चलते हैं। तो मेरी ख्याल के मुताबिक आप अपनी राय जो देते हो, मेरा तो राय ये है कि हम इंडिया ना ले जाएं, क्योंकि वो तो कहती है पूरा जहान मेरा है। ये भी आपको एक स्लोगन उसका बताता हूँ। तो इसको यहाँ ही बखेर दें। तो नासा वालों को उन्होंने कहा कि जी हम तो यहाँ ही इसको बखेर दें, कब जाओगे। मैंने कहा जी जब हम पता करते हैं जगह किधर है, कोई रिजर्वेशन, कोई बुकिंग, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई कार, सारा पता करके तो बुक कराते हैं तो फिर जाएंगे। कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप हमें बताओ कब जाना है। तो हमने कहा हमें तो और कोई काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कल चलोगे। मैंने कहा हाँ चलो। तो उन्होंने कहा तैयार रहिए आप, सवेरे 8 बजे हम आपको लेने आएंगे। तो नासा वाले आए हमारे घर, हम तैयार बैठे हुए थे, हमने छोटे छोटे पैक बनाए हुए थे। वो उन्होंने उठाए अपनी गाड़ियों में रखे, तो नासा कॉम्प्लेक्स में ले गए। वहाँ 2 जहाज़ खड़े हुए तैयार थे, बिल्कुल स्टार्ट। छोटे जहाज़ थे, 11-11, 12-12 सीटर थे। हम 9 जने थे, एक कल्पना का हस्बैंड 10वां, और एक वो सुनीता विलियम है, कल्पना की बड़ी बहन है, 11। हम इस एक जहाज़ में बैठ गए, और दूसरे जहाज़ में जो इसके कुलीग थे, जो इसके साथ ही दुनिया को छोड़ के गए थे, उनके पेरेंट्स या उनके जो बाकी थे वो बैठ गए। वो जहाज़ हुए सवेरे 10 बजे, 9:30 बजे, और शाम को 4 बजे वो एक स्टिक पर जाके उतरे, पहाड़ी स्टिक पर, जहाँ पहाड़ था चारों तरफ। तो वो गवर्नमेंट की डिफेंस की, मिलिट्री की स्टिक थी, डिफेंस का वो
एक डिब्बू था, वहाँ उन्होंने उतारे। वहाँ वाला जो कमांडर है वो आके मेरा बैग निकाल रहा है। मैं उसको कहता हूँ क्यों साहब आप क्यों पकड़ते हो? कहते नहीं। वो उन्होंने मेरे बैग निकाल के अपने कमरे में रखे। 10 मिनटों के बाद हमें उन्होंने 25 आदमी थे वो दूसरी फ्लाइट में इसमें, तो सबको उसने कुछ खाने को दिया और एक बस आ गई। बस की 25-30 सीटों की उसमें बैठा दिया और हम अगला सफ़र तय करने लगे। चलते रहे। शाम को 9 साढ़े 8 बजे हम एक रिजॉर्ट पे पहुंच गए पहाड़ में, और कहते आगे बस इस वक्त जहाँ डेंजरस है तो यहाँ ही रहेंगे रात को। तो उन्होंने इंतजाम किया हुआ था वहाँ रात रोकने का, तो वहाँ ही हम वो उस रिजॉर्ट में रहे। तो कहते सवेरे कितने बजे तैयार हो जाओगे? तो सवेरे 8 बजे हम फिर वहाँ से आगे चले। तो 4 मील गए तो आगे कहते हैं सड़क नहीं है, आगे पैदल है, और है बड़ी नज़दीक, सिर्फ 5 मील 4 मील दूर है। तो 4 मील जाके बस तो रुक गई और सारे जो थे उतर के पैदल चलना शुरू किया पहाड़ पर। और चलते चलते उस पॉइंट पे पहुंच गए जिस पॉइंट पे उसकी खास थी कि यहाँ ये बिखेरनी है राख। तो उसकी माँ ने देखा तो मैं तो यहाँ आई हुई हूँ, माँ भी थी ना उसकी, कल्पना की मेरे साथ थी जब वो गए थे। तो मैंने कहा तू किससे आ गई थी पहले? ऐसी कल्पना मुझे लाई हुई थी यहाँ 2 बार हुई थी। हाँ पहले जब लाई थी। कल्पना के पास 12 टाइप के जहाज चलाने के लाइसेंस थे। एक जहाज चलाने के लिए जहाँ आपको मैं बता दूँ 4 साल लगते हैं और 25 लाख रुपया लगता है एक लाइसेंस लेने के लिए। और उसके पास 12 टाइप के डिफरेंट टाइप के जहाज चलाने के लाइसेंस थे, जिसमें एक कमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस था। ये सारा नेट पे है, आप उसका कल्पना चावला लिखिए नेट पे, बायोडाटा नासा का, पढ़िए जरा उसको, आपको मजा आएगा। तो कहती है माँ उसकी कि मैं तो यहाँ पहले भी आई हूँ, मुझे कल्पना यहाँ 2 बार लेके आई थी। तो हम जब वहाँ पहुँच गए तो वो डब्बा सा बाहर निकाला जो छोटा सा था जहाज को रात बखेरने के लिए। तो जहाँ वो पता नहीं कितनी ऊंचा था वो, तो एक नीचे खड्ड थी जहाज का, उसकी पहाड़ की बड़ी गहरी था। उसके साथ एक टगों ने बंच बनाया हुआ था सीमेंट का, उस पर कुछ नाम लिखे हुए थे कि ये फलाने बंदे ने बनाया। वहाँ हम 1 सेकंड के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा इधर चोटी है तो 200 फुट ऊंची और 500 फुट ऊंची, वो उधर चोटी है इधर चोटी है पहाड़ की, तो लोग बैठे हुए हैं। और मैंने जाना कि ये कैसे आ गए यहाँ? हमें तो वो नासा वाले लेके आए हैं 7 घंटे की फ्लाइंग करा के, फिर 4 घंटे की बस का सफ़र करवा के, और फिर उसके बाद पैदल हम यहाँ पहुँचे। तो ये कैसे आ गए? तो हम वो डब्बा खोल के तो राख बखेरने के लिए ऐसे करके फेंकी। तो एक लड़की कोई 300 फुट 200 फुट दूर बैठी हुई थी, रोई धाड़े मार मार के, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही। तो मैंने उसके जेपी के हस्बैंड को कहा कि बेटे इस लड़की को बुला लो। कहते हैं हाँ बुला लो। तो इशारा किया, उसने देख लिया, वो आ गया। उसको पूछा मैंने बेटे तू क्यों रो रही है? अमेरिकन लड़की थी। तो कहती है अंकल मैं हवाई की मेयर हूँ आज, और कल्पना की वजह से हूँ। मैंने कहा मुझे कैसे कल्पना मिल गई? कहती जब मैं स्टूडेंट थी तो कल्पना हमारे कॉलेज में लेक्चर था। कल्पना ने कितनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए हैं ये भी आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो कहती है मेरे साथ भी ये हुआ कि कल्पना जो कुछ कह रही थी मैं कर ही नहीं सकती थी, और मुझे भी ख्याल आया कि इसका हल कल्पना से ही पूछूं। तो मैंने कल्पना को कांटेक्ट कर लिया
कल्पना भी वापस जाने के लिए तैयार थी, तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं अपनी फ़्लाइट जो है थोड़ी सी डिले कर देती हूँ, पिछली फ़्लाइट पे चले जाऊँ, तू आ जा। कहती उसने मुझको सुना और उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो चेक भेजती रही, मैं पढ़ती रही, मैं पढ़ गई। आज मैं हवाई की मेयर हूँ, और जब कल्पना चली गई तो अब किसको कहूँ उसका एहसान किसके उतरवाऊँ। तो फिर आपको मिलने के लिए मैंने मन बनाया। तो 7 घंटे की उसकी भी फ्लाइट थी, और उसके बाद वो कैसे आई वहाँ, ये लंबी कहानी है। तो ऐसे कोई 50-51 लोग थे बैठे हुए उस पहाड़ी पर, हमारे जाने से पहले बैठे, और वो भी रो रहे थे। ये तो था कल्पना का, 1-2 बातें सिर्फ बताई हैं। अब बताऊं